नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लोग अदालत जाते हैं इंसाफ के लिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वहां उन्हें निराशा मिलती है और कई बार उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है जो चर्चा का विषय भी बनता है और लोगों को खटकता भी है बहुत ज्यादा। जैसा कि अररिया में हुआ, एक रेप विक्टिम अपना बयान दर्ज कराने गई थी और वहां पर जाहिर है कि वो विचलित रही होंगी, उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा जिसकी वजह से वहां के जज ने उनको अवमानना का दोषी मानते हुए उन्हें जेल भेज दिया। और यही नहीं, उनकी 2 साथियों को भी जेल भेज दिया। जब देश भर में हंगामा हुआ तो विक्टिम को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 2 साथी उनकी जेल में हैं। तो हमारे साथ अभी अररिया से जुड़ रहे हैं आशीष और कामायनी। हम उनसे जानेंगे कि क्या स्थितियां हैं, अभी परिस्थितियां हैं, किस स्टेज पर है, कब तक रिहाई होने की संभावना है तन्मय की और कल्याणी की। तो सबसे पहले सवाल, कामायनी आप बताएं, क्या स्थिति है, क्या उम्मीद लग रही है, अदालती कार्रवाई किस ढंग से चल रही है? तो 2 जगह पर हियरिंग है। एक तो लोअर कोर्ट में हियरिंग होनी थी, मगर जैसा कि हम जान रहे हैं कोरोना संक्रमण के चलते बिहार के सभी कोर्ट्स का वर्चुअल काम बंद है, यानी वर्चुअल कोर्ट्स भी नहीं हो रहे। सिर्फ 2 चीज के लिए हो रहे हैं, वो है रिमांड एंड रिलीज। तो बेल पिटिशंस की हियरिंग नहीं हो रही है। एक बार एक स्पेशल हियरिंग ऑर्गेनाइज करके बेल की सुनवाई सीजीएम कोर्ट में, माननीय सीजीएम कोर्ट में की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो सर्वाइवर हैं उनको बेल दी जाएगी, बाकी दोनों लोगों की बेल डिनाई कर दी गई। उसके बाद हमने अपील फाइल की, मगर क्योंकि कुछ हियरिंग नहीं होगी, बेल हियरिंग्स नहीं होंगी 27 तारीख तक, लोअर कोर्ट में कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। उम्मीद तो रहती है, हमें उम्मीद है कि माननीय सेशंस कोर्ट हमारी अपील के आधार पे हियरिंग करेंगे, पर अभी मतलब उम्मीद बहुत कम लग रही है। दूसरा है कि हाई कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेते हुए, सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज अररिया से मांगी थी और उसके आधार पे केस इंस्टीट्यूट किया था। हम लोगों ने भी इमीडिएटली एक रिट फाइल करने के लिए कहा था, पर फिर वही कि वो प्रक्रिया नहीं चल पा रही थी, क्योंकि हाई कोर्ट भी, माननीय हाई कोर्ट भी बंद है, वर्चुअली भी बंद है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस छोड़ के। तो वहां पे बट मूवमेंट हुआ और वो केस लिस्टेड था जस्टिस सिंह के यहाँ। एक बार हियरिंग हुई है और जितना हमें समझ आया है कि हमारा रिट और जो डिस्ट्रिक्ट जज के रिपोर्ट के ऊपर सो मोटो कॉग्निजेंस पे जो केस हुआ, इन दोनों को कंबाइन करके क्रिमिनल रिट फाइल हो गया है, जिसकी सुनवाई होनी है। हम लोग को 2 बार उम्मीद बंधी थी कि वो सुनवाई हो जाएगी और कोई इंटरमीडिएट और इमीडिएट रिलीज के फॉर्म में मिलेगा, पर वो नहीं हो पाया है अभी तक। और आज क्योंकि हाई कोर्ट बंद है शोक में, इसलिए आज भी वो नहीं हो पाया। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आशीष और कामायनी दोनों जन जागरण शक्ति संगठन के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। और जो तन्मय निवेदिता और कल्याणी बटोला, जो जिनको अभी 12-13 दिन हो गए हैं, वो भी इसी संगठन से जुड़े हैं। वो वहाँ के लोगों की मदद करते हैं और जो रेप विक्टिम है उनकी भी मदद के लिए ही ये लोग काम कर रहे थे जब इनको अरेस्ट किया गया अदालत में अवमानना के आधार पर। तो आशीष, मैं जानना चाहता हूँ कि जब ये जो आनंद कुमार सिंह सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने जो विक्टिम हैं उनको तो बेल दे दी, लेकिन दूसरे मामलों पर क्यों उनका ये रुख रहा? कुछ आप बता पाएंगे क्यों ऐसा किया उन्होंने कि उसको अलग कर दिया, जबकि मामला तो एक ही था ये दोनों? देखिए, ये तो ज्यादा न्यायालय ही बता पाएगा कि क्या हुआ। हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं और मामला सब जुडिस है, बहुत कहना भी ठीक नहीं है। लेकिन मेरे मन में जो बात आ रही है, मैं वो शायद सभी के मन में वो बात आ रही है, कह दूं कि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला बन गया है और ये सुनने में बहुत ही अट्रोशियस लगता है, बहुत ही खराब लगता है कि एक रेप पीड़िता, गैंग रेप विक्टिम को जेल भेज दिया गया, वो भी 164 के बयान के दौरान, मजिस्ट्रेट के दौरान। तो जहां न्याय मिलना था वो न्याय नहीं मिलके उनको जेल भेज दिया गया। तो सुनने में बहुत ये खराब मीडिया स्टोरी बनती है और ऐसे भी कोई भी सुनेगा तो बहुत शॉक्ड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो प्रेशर तमाम जगह से पड़ा, माननीय उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय से भी प्रेशर पड़ा, उसके चलते एक स्पेशल हियरिंग हुई। आप जानते हैं, जैसा कामायनी ने कहा, कि
लोअर कोर्ट्स की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है। तो उस स्पेशल हियरिंग में उन्होंने पीड़िता को बेल दे दिया। मुझे लगता है कि इससे इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि अब ये स्टोरी जो है शायद मीडिया में उतनी ना चले, शायद इसकी जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है, कितनी गंभीर स्थिति है, वो कुछ कम हो गई, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि हाँ, पीड़िता को तो कम से कम बाहर निकाल दिया गया है। कार्यकर्ता तो जाते ही हैं, रहते हैं जेल, उनके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि उन्हें इन परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है। ये मुझे यही लगता है। उस दिन जब ये बयान दर्ज किया जा रहा था पीड़िता का, तो ऐसा क्या हुआ था, ये लोग जानना चाहते हैं, ऐसा क्या हो गया कि वहां के जज ने इस तरह का कदम उठाया? बहुत ही इनसेंसिटिव, जैसा आपने कहा कि शॉक्ड हो गए हम सब लोग कि ऐसा भी हो सकता है कि अदालतों में कि एक विक्टिम अपना बयान दर्ज कराने जाए और ऐसे हालात बन जाए कि उसको भी जेल भेज दिया जाए, उनकी साथियों को जो मदद कर रही हैं उनको भी जेल भेज दिया जाए। मुझे लगता है, देखिए मैं भी उस दिन थी, कल्याणी, तन्मय और मैं, हम 3 लोग साथ गए थे। और 164 के बयान में हम लोग की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता है। तो हमारी भूमिका यही थी कि सामने रहेंगे तो तसल्ली मिलेगी। इनफैक्ट 164 के बयान के दिन हमारे यहाँ जो प्रोसेस है उसमें बात भी नहीं करने दिया जाता है पीड़िता से, ताकि हम उसे इन्फ्लुएंस ना करें, है ना, प्रभावित नहीं कर दें कि वो कुछ तरह का बयान दे। तो सवेरे से हमको लगता है कि 2-3 चीजें थी जो बहुत ही शायद उन्हें अवॉइड किया जा सकता था। एक तो पीड़िता वैसे ही बहुत परेशान थी, वो घबराई हुई थी। किसी के लिए भी छोटे से मोलेस्टेशन चार्ज में हम लोग जाते हैं 164 का, मतलब क्योंकि हम औरत हैं, हम उस दृष्टि से बात कर रहे हैं, एक छोटा सा बयान देने जाते हैं, 164 का मोलेस्टेशन होता है, तो हमारे अंदर घबराहट होती है। अब ये लड़की इतनी बड़ी घटना, और बहुत कम उम्र, 22 साल की है हमारी पीड़िता, वो जा रही है, बहुत घबराई हुई है। उसमें सवेरे जब वो थाना पहुंचती है तो एक अक्यूज जिसे पकड़ लिया गया है वो और उसकी फैमिली वहां उपस्थित है। वही फैमिली जो 2 दिन पहले कह रही है कि नहीं नहीं, लड़का तो एकदम ठीक है, अगर इस लड़के पर तुम आरोप लगा रही हो तो इसी से शादी कर लो। तो मतलब कोई गंभीरता उस परिस्थिति की नहीं समझ रहे। वो फैमिली से उसका पहला मुलाकात होता है उस दिन सवेरे, जिस दिन बयान होना है। वहां से फिर पैदल ही जाते हैं कोर्ट पुलिस के साथ। ऑब्वियसली पुलिस के पास बहुत संसाधन नहीं है, बहुत लंबी वॉक नहीं है, बट पब्लिक वॉक है। उसके बाद कोर्ट में पहुंचते हैं तो एवरी सन्ड्री स्टाफ, मतलब कोई भी छोटा स्टाफ पूछ लेगा, भाई नकाब हटाओ, तुम्हारे संग क्या हुआ है, अरे मैं तुमको जानता हूँ, तुम बड़ा साइकिल लेके घूमती हो, तुमको नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी गलती है। तो ये उसके संग उस दिन 2 बार कम से कम हुआ कोर्ट में, कोर्ट सेटअप में, मतलब कोर्ट रूम में नहीं, कोर्ट सेटअप में। उसके बाद अक्यूज्ड को भी उसी दिन बयान के लिए प्रेजेंट किया गया था। तो जिस कॉरिडोर में वो वेट कर रही थी उस कॉरिडोर में अक्यूज्ड भी था। उसके ऊपर से कोई बैठने की व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ, मतलब कोई वेटिंग रूम नहीं। तो आप उसी गैलरी में खड़े हैं, वो बहुत वेल वेंटिलेटेड नहीं है, उमस है, गर्मी है जो आजकल का है, उसी में आप खड़े हुए हैं, पंखे नहीं है, आप वहीं नीचे जमीन पे सट के बैठ गए हैं, आप अक्यूज्ड और उसकी फैमिली को देख रहे हैं। इस पूरी परिस्थिति में उसकी मनस्थिति क्या होगी? एक तो वैसे ही वो इतनी बड़ी घटना से गई है, 3 दिन से उस पर उसको अलग अलग जगह पे, मेडिकल हो या पुलिस हो, आप सोच सकते हैं, मतलब सब जो सुन रहे हैं वो सोच सकते हैं कि उसकी मनस्थिति क्या होगी। ऐसी मनस्थिति में वो अंदर जाती है कोर्ट का ये चेम्बर में बयान देने के लिए 164 का, और मजिस्ट्रेट और वो है। एग्जैक्टली क्या ट्रांसफायर करता है देखिए कह पाना बहुत मुश्किल है, पर जितना समझ आया, जितना रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, बयान जब वो पढ़ के सुनाते हैं मजिस्ट्रेट, तो पीड़िता कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी कल्याणी दीदी को बुलाइए। उसके दिमाग में यह है कि मेरी दीदी है, मुझे इतने दिन से सपोर्ट कर रही है, जब सब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, और उसको बुला दीजिए, वो मुझे पढ़ के सुना देगी। वो ये भी कहती है कि आप अपना नकाब हटाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही, कोरोना की वजह से मास्क लगे हुए हैं सबके, तो कहती है ये भी हटाइए। और वो जोर जोर से कहती है, अभी तो वो ये भी कह रही है कि शायद मेरी हाई पिच वॉइस है, मैं बहुत जोर से बोलती हूँ, तो शायद उसी से उनको बुरा लग गया, पर उन्हें समझना चाहिए था। और वो उसको, अगर हम इसको ऐसे कहें कि वो मदद मांगने का उसका तरीका था। हम कभी कभी एक एकदम अबला औरत खोजते हैं जो रोने लगेगी, टूट जाएगी, बेहोश हो जाएगी। ये पीड़िता लड़ रही है तब तो वो वहां पहुंच पाई है। तो उसका तरीका मदद मांगने का ये था कि वो चिल्ला रही थी, वो अपनी सहयोगी को कमरे में मांग रही थी, जो उसकी दोस्त है, उसकी सहयोगी है और सोशल वर्कर है, तो उसका एक काम भी है वो।
उसको वो अंदर बुला रही थी। फिर भी जो हमारे माननीय मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ये अपील नहीं सुनी, थोड़ा प्रेशराइज किया, पुलिस अफसर को अंदर बुलाया, महिला पुलिस अफसर थी, उसने समझाया, बयान साइन हो गया। वो जो एक बहस है उसको प्ली फॉर हेल्प की जगह उन्होंने इस तरह से देखा कि ये कोर्ट का अफरंट है, ये हमारी बेइज्जती है, और वही बात उनको काफी लग गई। उसके बाद उन्होंने खुद कल्याणी को अंदर बुलाया, कल्याणी का बराबरी से बात करना, ये कहना कि अगर नहीं समझी है 164 का बयान तो कोई बुराई नहीं है, उसको फिर से पढ़ के सुना दिया जाए। तो शायद वो सब, और वो भी देखिए, अगर ये भी होता है कि हमारा एक बहुत ही समाज कैसा है, एक वर्गीकृत समाज है, एक पुरुष सत्तात्मक समाज है, उसमें एक गरीब लड़की जिसके संग ऐसी घटना हुई है जिसको हम सोचते हैं कि भाई कैसा चलन रहा होगा, आई अग्री कि कोर्ट में ये नहीं देखा जाना चाहिए, ये तो जूरिस्प्रूडेंस कह रही है, हमारी मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस की लड़की के चरित्र पर चर्चा नहीं हुई, पर प्रभावित होते इन्हीं मोहल्लों की लड़की है, लोग पहचान रहे हैं, पेशकार पहचान रहे हैं, उस परिस्थिति में क्या ट्रांसपायर कर रहा है कि एक गरीब कम पढ़ी लिखी शायद साफ अपढ़ लड़की जिसने स्कूली पढ़ाई नहीं की है जो ये कह रही है, तो वो एक एफरंट लगता है। पर यही शायद कोई वर्ग में बराबर या ऐसा कुछ होता तो हो सकता है, मतलब अपने ही समकक्ष घर का होता तो हो सकता है इतना रिएक्शन नहीं होता। जी बिल्कुल सही कहा जी। आशीष जी, अभी क्या हो रहा है उस केस के फ्रंट पर? जो गैंगरेप के आरोपी हैं उस मामले में पुलिस की तहकीकात किस हद तक बढ़ रही, कितनी सक्रियता से पुलिस इस पर काम कर रही? मुझे तो लगता है कि ढिलाई है। जैसा कि हम लोग सोचते थे कि 4 लोग 1-1.5 घंटा बलात्कार का वो जो पीरियड है, गैंगरेप है, ये साधारण रेप नहीं है, गैंगरेप है। और वहां पर वो जैसा कि पीड़िता बताती है कि वहां वो ठंडा भी पी लेते हैं, चिप्स भी मंगा लेते हैं, एक और आदमी बाद में आता है, पहले 3 आदमी थे, फिर एक और आदमी आता है। तो ये सब जो पूरी घटना हुई है, इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जितने फौरी तौर पे, उसमें ढिलाई है। अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। वही पकड़ा गया है जो नामित था। तो जो नामित था उसका पता भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, वो व्यक्ति उसको मोटरसाइकिल चला रहा था, लेकिन वो एक्चुअल एक्ट में वो संलिप्तता उसकी है या नहीं है ये अभी साबित नहीं हुआ है। तो वो जो 4 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये कौन लोग हैं? ये लोकल लोग हैं। जहां जिस घर से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे ये सारा, 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे ये सारा घटना हुआ है। तो ये जो लोकल लोग हैं, पीड़िता 2 को पहचानती है, वो बोलती है कि मैं 2 को कम से कम पहचान लूंगी। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि वो हम लोग देख रहे हैं पुलिस का वो अर्जेंसी नहीं देख पा रहे हैं कि जल्दी से करो। जो भी उनका टेक्नोलॉजी की मदद लेके जो वो अरेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल का डंप देखना चाहिए कि भाई उस जगह पर कौन 1.5 घंटे तक किसका मोबाइल था। ये सब पुलिस जानती है, ऐसा नहीं कि मैं बता। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार, उसमें भी इसी तरह की उदासीनता दिख रही है। मुझे तो लगता है कि अर्जेंसी नहीं दिख रही है। अब ये बहुत कहना कठिन है। अगर जो नतीजा आ रहा है या जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, पहले तो 2-3 दिन पूरा कोर्ट डाइवर्टेड रहा। आपने महिला थाना में ही वो उलट केस कर दिया, महिला थाना का वो केस भी नहीं बनता है, आपने पूरे स्टाफ को उसमें लगा दिया। तो ये जो जिस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए, जो रेप केस है, मुझे लगता है उसमें कमी है। उसको एसपी महोदया को हम लोग यहाँ पर बोल चुके हैं कि आप त्वरित इसमें इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है वो कीजिए। लेकिन अपनी पुलिस व्यवस्था भी एक लार्जर क्वेश्चन भी है कि इनके ये जो तमाम जो रेप केसेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ढिलाई है। यहाँ अररिया में पहले भी हो चुका है जिसमें पकड़े नहीं गए। बहुत क्रूड और मेथड्स हैं कि किसी को पकड़ लिया, उसको खूब पीटा, फिर उसने कुछ गवाही दी, फिर किसी और को पकड़ लिया। तो ये जो मेथड है इनका, ये बहुत क्रूड और पुराना मेथड है जो कभी रिजल्ट देता है, कभी नहीं देता है। मुझे लगता है कि इस केस में जो सेंसिटिविटी और जो अर्जेंसी बरती जानी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और हमें ये भी समझना होगा कि ये रेप केस जो है वो 59-20 है और 61-20 है जो केस उलट सर्वाइवर और उसके सहयोगियों पर हो गया। तो 61 प्रायोरिटाइज हो गया ना, मतलब वैसे ही पुलिस व्यवस्था उतनी इक्विप नहीं है। अब आपने 61 को प्रायोरिटी कर दिया और 59 पीछे रह गया। रेप का मामला, उसका इन्वेस्टिगेशन, वो तो कोई प्रायोरिटी बचा ही नहीं।
अच्छा। मतलब हो रहा होगा। देखिए दूसरी चीज ये है कि कोई चीज इन्वेस्टिगेशन के अंतर मतलब इन इन्वेस्टिगेशन है तो आप कितना प्रूव कर सकते हैं, आप इतना ही प्रूव कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारी चीजें हमको पता भी नहीं चलती हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जाहिर है कि वो अभी तक तो नहीं मिला। अभी आपको ये घटना 6 तारीख की है, आज हम लोग 21 तारीख है, बात कर रहे हैं 21 है ना। हाँ, तो इतने दिन हो गए हैं और अभी तक सिर्फ एक, जिसको हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, कि एक व्यक्ति जो नामित था, जिसका पता मालूम था, उसको गिरफ्तार किया गया। उसने भागने की भी कोशिश नहीं की, तो घर ही में था, इसीलिए उसको पकड़ भी लिया गया। नहीं, लेकिन वो जिसको पकड़ा गया है वो तो उनको जानता ही है, जिन्होंने ये दुष्कर्म किए हैं वो नहीं, तो जानता ही है, ऐसा नहीं उनको लग रहा है, जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जानता ही होगा ये इन्वेस्टिगेशन कर, लेकिन उससे जो पूछताछ हुई है उसमें ये निकल के नहीं आया है कि वो जानता हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जरूर मतलब वो पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो। इस बात को स्थापित नहीं कर पाई है पुलिस, और उससे कुछ ऐसे सुराग अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और वहां पर जो होते हैं इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उन्होंने भी हो सकता है वीडियो भी बनाया हो, उसके पास एक बाजार है, बस स्टैंड है, वहां पर जिस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पूछताछ करनी चाहिए। कर भी रही होगी, हमें मालूम नहीं है। ये पुलिस अगर इसमें कुछ बयान दे तो शायद ज्यादा खुलासा आपको हो। लगता है कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से बातचीत करनी चाहिए कि वो क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इन मामलों की, इस तरह के हालात में मैं बहुत वाकिफ नहीं हूँ। आप लोग तो लगातार इस तरह के संघर्ष में रहते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मैं तो, ये मेरा सवाल था कि ये जो लोग थे स्थानीय ही थे, क्योंकि जो पीड़िता है वो भी कह रही कि कम से कम एक दो को तो वो पहचानती है। तो इसका मतलब है अगर स्थानीय थे तो जो पांचवा अभियुक्त पकड़ा गया है वो उनमें से किसी ना किसी को तो जानता ही होगा, भले ही मना कर रहा हो। तो क्या ऐसा है कि ये जो लोग हैं ताकतवर लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, इसलिए पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है, या फिर ये वहां की पुलिस का ढर्रा ही है, इसी तरह से काम करती है, उनके उनके मन में इस तरह के मामलों में कोई दर्द नहीं होता, कोई संवेदनशीलता नहीं है, तो रूटीन की तरह उसको ले रहे हैं? हमको नहीं लगता कि बहुत रसूख वाले लोग हैं ये लोग क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि रिपीट ऑफेंडर्स भी हैं ये लोग। जिस तरह से इन्होंने पूरा किया है, और जो मैं बहुत बातें बता नहीं सकता हूँ आपको, लेकिन पीड़िता क्योंकि हमारे साथी है, इसलिए जिस तरह से उन्होंने अंजाम दिया, लगता है कि ये रिपीट ऑफेंडर्स है। तो रसूख वाली बात नहीं है, और अगर बात होगी तो हमें पता नहीं चलेगी। जहां तक मैं अंदाजा करता हूं कि वो बात नहीं होनी चाहिए, और ये हाई प्रोफाइल केस भी है। मुझे लगता है कि अभी आप देखें, मैं थाना में था एक दिन, तो मैं उनका बोर्ड देख रहा था। महीने में एक केस तो रिपोर्ट होता ही, ज्यादा होता होगा, उनके बोर्ड पे ऐसे ही लिखा हुआ था करीब 15 केस साल में। इस तरह से देख रहा था मैं पैटर्न। और अररिया में कुछ हम लोग रहते हैं, तो बराबर मैं गौर करता हूँ कि ऐसी घटना होती रहती है। लेकिन पकड़े कितने लोग जाते हैं सही में, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कुछ साल पहले एक रेप करके हत्या हो गई थी, उसमें कामायनी ने फॉलो अप किया था। बहुत हंगामा भी हुआ था, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास महिला के साथ ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि पूरी जो व्यवस्था है, वो पुलिसिंग की जो पूरी व्यवस्था है, वो मॉडर्न नहीं है, वो बहुत इक्विप्ड नहीं है। और जो पूरा महकमा है, जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए, जैसा पूरा समाज है, वो सेंसिटिविटी उस प्रकार से डेवलप नहीं है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। और ये बहुत बड़ी बात मुझे लगती है कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, उसके प्रति जो संवेदना महिला पुलिस में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष हैं इसीलिए नहीं है। महिला पुलिस में भी जो आईओ थी, उनके साथ जो वार्तालाप हुआ है हम लोग का, उससे हमको तो यही लगता है कि उनको भी कोई अर्जेंसी उस समय नजर नहीं आई, ना ही उनको सेंसिटिविटी कुछ खास थी। कमाई कुछ ऐसा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पक्ष जो रह गया हो जो आप चाहते हैं कि दर्शकों तक पहुंचे, लोग जाने, शेयर करें, और इसको लेकर थोड़ा सा माहौल बने, दबाव बने वहाँ की राज्य सरकार पर, प्रशासन पर, जो हैं वो भी इस बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचें और कार्रवाई करें? कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे आप? मैं यही करना चाहूंगी। हम लोग मैं अपना बोलती हूँ, मैं तो दिल्ली में परवरिश हुई,
यहाँ अररिया आ गए। अररिया को काला पानी कहा जाता है इस इलाके को, पूर्णिया जिला को। यहाँ पर ये दो युवा आए, किस उम्मीद से? दुनिया बदलेगी, हम समाज के लिए काम करेंगे, हम चीजें बदलती देखना चाहते हैं। दोनों एलीट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, अच्छी फैमिलीज से आते हैं, इनके लिए पूरी द वर्ल्ड इज ओपन, कुछ भी बन सकते थे, पर इनको ये बदलाव देखना है, इनको एक जस्टिस देखना है। एक स्पेशल वल्नरेबिलिटी भी है, जैसे तन्मय जो है, वो तन्मय निवेदिता, जो तन्मय है वो एक ट्रांस मैन है, उसके लिए तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है। हमारे पास महिला और पुरुष दो ही शब्द है। ऐसी परिस्थितियों में ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेके इस काला पानी को खुद ले रहे हैं, इनको कोई असाइन नहीं कर रहा है इस काला पानी में, ये खुद आ रहे हैं और काम करना चाहते हैं। और उसके बाद इन्हें इस तरह के जस्टिस के लिए काम करने के लिए इतना बड़ा इनजस्टिस पर्सनली दिया जाएगा, तो क्या हिम्मत होगी। हम लोग जब काम शुरू किए थे, हम व्यक्तिगत रूप से, तो हम लोग एक गाना गाते थे, लेके हल कुदाल चलो गांव की ओर। कौन जाएगा गांव की ओर अगर आप ये करेंगे उसके साथ? और वो भी 21वीं शताब्दी में। हम लोग तो फिर भी चलिए 20 साल पहले ये बातें सुन रहे थे, एक तरह का माहौल था, न्यू लिबरल फोर्सेस नहीं आई थी, स्वदेशी का एक कॉन्सेप्ट था। आज के युवाओं को हम क्या बताना चाह रहे हैं कि मत करो, बात करोगे तुम एनजीओ वाले, मतलब ऐसी हम बातें सुन रहे हैं। तो ये मैसेज ठीक नहीं है युवाओं के लिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में वातावरण बहुत बुरी तरह से और बदला है, बिगड़ा है, और इसका असर हम समाज के हर हिस्से में देख रहे हैं। पत्रकार भी भोग रहे हैं। इस अभी एक हत्या अभी कल ही हुई है गाजियाबाद में एक पत्रकार की, और वो सिर्फ इसलिए हुई है कि उसने अपनी भांजी को छेड़ने वालों की कंप्लेन की थी पुलिस में। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसे दिन दहाड़े गोली मार दी गई उसकी बेटियों के सामने। तो ये कमोबेश पूरे हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही यातनादायी है, लेकिन हम लड़ेंगे। और निश्चित रूप से आप लोग जिस तरह से इस तरह की जगहों पर जाकर संघर्ष कर रहे हैं, की तारीफ करनी चाहिए। और हम लोग से जो कुछ भी सहयोग चाहिए, हम लोग हमेशा हाजिर हैं। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे मामले की जानकारी दर्शकों के साथ बांटी। उम्मीद है कि दर्शक भी इस बारे में सोचेंगे और अपने स्तर पर जो भी योगदान दे सकते हैं देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद। अभी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।